चलिए आज ये लास्ट हो जाएगा। तो हैप्पी फॉर यू है, मतलब तुम्हारे लिए ये खुशी की बात है ना। यू डोंट वांट टू नो कि पहले क्या हुआ, है ना। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो गलतियां यहाँ पे हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही सचेत रहेगी। ठीक है, तभी तो कश्मीर का 370 हटा दिया, ताकि कश्मीर दूसरा पाकिस्तान ना बन जाए। ठीक है, तो देखो, हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये बात सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारे हिसाब से हिस्ट्री हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि पहले जो गलतियां हमने की हैं वो फ्यूचर में कभी ना दोहराई जाए, क्योंकि उन गलतियों से हमें बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, और एक सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। ठीक है, जो हमें जीवन भर उठाना पड़ा, और भारत को अभी भी उठाना पड़ रहा उसका नुकसान। तो जो गलतियां उस समय हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है हर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, उस समय वहां के राजा और सुल्तान जो भी थे, अगर वो उसे सही रखते तो वहां से कोई मेजर हमला नहीं होता, नादिर शाह इंडिया में नहीं आता, नादिर शाह नहीं आता तो जो इतनी बड़ी लूट हुई थी भारत में वो नहीं होती, फिर ब्रिटिशर्स नहीं आते। तो हमने कहीं ना कहीं चूक की है, तभी तो हम दूसरे के गुलाम रहे 200 साल तक। 200 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है बेटा, 2 सेंचुरी तक हमारा कंट्री किसी का गुलाम रहा। उसके बाद इंडिया को ये लोग गरीब करके छोड़ दिए, जो वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोवेंसी, वन ऑफ द रिचेस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड रहा है। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, ताकि गलतियां सुधारी जा सके दोबारा। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए हम पढ़ रहे थे, तो आईएनए मैंने कल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि टाइम भी नहीं था, और आईएनए के बारे में बताना जरूरी है, बिकॉज आईएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आते हैं इससे कि आईएनए का फॉर्मेशन कब हुआ था और किसने कराया था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने कल भी बात की थी, वो बहुत लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस तक छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी नहीं बन रही थी जो वो चाहते थे। जो जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि अभी हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, और उनकी डिमांड कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि अभी नहीं, ये टाइम है कि हम इंडिपेंडेंस के लिए अभी से ही लड़ना स्टार्ट कर दें। तो फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो अपने रास्ते पे चल पड़े कि मैं खुद ही करूंगा जो करूंगा। तो उनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ये बहुत रेयरेस्ट चीज है जो लोगों को पता है, चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। जैसे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आईएनए का गठन जो है, ये बेसिकली आइडिया किसका था? ये मोहन सिंह का आइडिया था। मोहन सिंह कौन थे? ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे। अब प्रिजनर ऑफ वॉर समझो क्या होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, ये जापानीज आर्मी, पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज आर्मी जो थी ये इंडिया तक आने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वॉर में एंटर करा दिया था, मतलब नाम ले दिया था कि हम इंडिया भी वॉर में है, युद्ध में है, और ब्रिटेन की तरफ से इंडिया लड़ रहा है। इंडिया लड़ रहा है, इट मींस क्या कि इंडिया की जो आर्मी है वो भी वॉर में थी। ठीक है, तो हम लड़े थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन हमारी विलिंगनेस नहीं थी, ना हमसे पूछा गया था, हमारी कंट्री से किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया था कि हम वॉर में एंटर करें या ना करें, और इंडिया को इन्होंने बेवजह वॉर में एंटर कर दिया। तो उसके बाद जापानीज आर्मी जो थी ये इंडिया तक आने वाली थी, और ये आ रही थी इस वाले रास्ते से, मैंने बताया था तुम लोगों को, म्यांमार वाला जो रास्ता है। ठीक है, जो म्यांमार वाला रास्ता है, यहां से इंडिया में ये एंटर करने वाले थे ताइवान के थ्रू। ठीक है, ताइवान चाइना इस रास्ते से एंटर करने वाले थे और ये हमला करने वाले थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वहां के अपना नाम बदल करके, उन्होंने अपना नाम रखा था आबिद हुसैन। ठीक है, वो भेष बदल करके वहां पे गए थे और वहां के प्रधानमंत्री से मिले, जापान के, और जापान के प्रधानमंत्री से ये कहा कि हम तो आप ही के साथ हैं। तो उन्होंने, वहां की आर्मी ने कहा कि अगर आप एंटी ब्रिटिश कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर देते हैं तो हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इतना नेगोशिएट किया कि वहां पे जाके जो हमारे, उन्होंने आर्मी के जो जवान है वो पकड़े हुए थे, ठीक है, उनको आईएनए में कन्वर्ट कर दिया कि इनकी हम एक इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे, ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं लड़ेंगे। थे वो इंडियन आर्मी के,
ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम अपनी आर्मी खुद बनाएंगे, और उन्होंने इसका नाम रखा इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज। ठीक है, ये तो सुना ही होगा, आजाद हिंद फौज इन्होंने इसका नाम रखा था। और पहली बार किसी फौज में एक रेजिमेंट बनाया गया महिलाओं के लिए, जो भी सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, ये भी आईएनए का पार्ट था, और इसमें कौन थी, मुस्लिम सॉरी महिला सैनिक थी। तो महिला सैनिक जो थी उनके लिए रानी झांसी रेजिमेंट इन्होंने बनवाया था। तो आईएनए बन गई। आईएनए का गठन याद रखना कब बना था, तो ये सितंबर 1942 में इसकी पहली टुकड़ी बनी, और इसमें 16,300 सैनिक शामिल हुए थे। ये सैनिक नॉर्मल सैनिक नहीं है जो कि जापान इसके ब्रिटिशर्स के साइड में थे, वो सैनिक नहीं है, ये वो सैनिक है जो जापान ने पकड़ लिए थे। ठीक है, इनके कब्जे में था, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इन्हें छोड़ दो और हम इसकी आईएनए बना रहे हैं। तो उन सैनिकों का फिर उन्होंने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी बना दी, और 16,300 सैनिक पहली टुकड़ी में बने थे। और फिर उसके बाद आईएनए का जो है धीरे धीरे जैसे और सैनिकों को पता चलता रहा, तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी छोड़ करके ये सेना ज्वाइन करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारा मेन गोल ब्रिटिश को सर्व करना नहीं था। उस समय हमारा गोल था कि अब ये सही मौका है इंडिपेंडेंस का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में थी, और वो बहुत हद तक कमजोर हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब वॉर में थी, क्योंकि वॉर में पैसा भी बहता है, सेना भी जाती है, पावर भी जाती है, तो बहुत चीजें होती है। तो जापान ने हमारे सैनिक पकड़े हुए थे, उन्हीं से आईएनए बनी, तो ये याद रखना। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, यानी कि वॉर में जो प्रिजनर लिए गए थे सैनिक, उनको कहते हैं हम पीओडब्ल्यू। ये आपने देखा भी होगा, ये इंडिया गेट में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनके लिखे हुए हैं नाम, सुना है, देखा है? तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही है, वो उनमें कुछ 1971 के भी शहीद है हमारे। ठीक है, उनमें नाम जो लिखे हुए हैं, तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर वही है। रानी झांसी रेजिमेंट बना, और आईएनए का जो मुख्यालय है ये रंगून में शिफ्ट कर दिया गया। रंगून कहाँ पर है, यहाँ म्यांमार है इधर की तरफ, और म्यांमार की जो राजधानी है वो पहले रंगून हुआ करती थी। इस पे गाने भी बने हैं रंगून पे। रंगून जो है ये राजधानी है। बर्मा, पहले म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, तो कहीं बर्मा लिखा हुआ आ जाए तो याद रखना म्यांमार ही है। 1944 में आजाद रेडियो, ये अंडरग्राउंड रेडियो चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने वहां से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ नेशन का जो नाम है वो किसने दिया था महात्मा गांधी को, तो पहली बार फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हुए भी एक दूसरे के लिए जो सम्मान था वो पूरी तरह से बरकरार था। महात्मा गांधी उन्हें नेताजी कहते थे, और ये उनको राष्ट्रपिता कहते थे। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था, ये तो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। और 18 अगस्त 1945 को ताइपे ताइवान टोक्यो से जा रहा एक प्लेन था, जो कि टोक्यो जा रहा था ताइवान से, वहां लेकिन वो जा नहीं पाया, वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। तो क्रैश होने की सूचना मिली, लेकिन टिल नाउ उनकी बॉडी तक नहीं मिली है। ठीक है, मतलब इट इज मिस्टीरियस कि वो उस प्लेन में थे भी या नहीं थे, बट या तो उसके बाद पता है कुछ खबर आई थी, मतलब ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स में, तो क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो उसमें किताबों में नहीं लिखा जाता है, तो उसमें ये था कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो छिप गए थे, वेश बदल के अलग अलग जगहों पर रहे थे, और उन्होंने बहुत एफर्ट किए थे भारत को आजादी दिलाने के लिए, अंडरग्राउंड जो एफर्ट होते हैं। तो उन्होंने जर्मनी, ब्रिटेन के खिलाफ था तो जर्मनी भी गए थे, वो हिटलर से भी मिले थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हिटलर से इंडिया से मिले थे। गांधी जी को वो क्यों पसंद नहीं, गांधी जी उनको क्यों पसंद नहीं कर सकते थे, उसका कारण था कि वो जापान और जो इनकी आइडियोलॉजी है जर्मनी की, उनको वो सपोर्ट में लाना चाह रहे थे इंडिया को आजाद कराने के लिए। गांधी जी को बस उनकी जो जर्मनी था, इनकी जो फांसीवाद आइडियोलॉजी है वो पसंद नहीं थी। दैट्स वाई वो उनके आइडिया को डिसलाइक करते थे, बस और कोई कारण नहीं था, कोई पर्सनल रीजन नहीं होते हैं, सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। तो जर्मनी भी गए थे, हिटलर से भी हेल्प ली थी, और हिटलर ने दे भी दी थी हेल्प के हम करेंगे, तो हिटलर ने कर भी दिया था।
कि हम तैयार हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसी से पहले उनका प्लेन जो है क्रैश हो जाता है 1945 में, क्योंकि वॉर अब जो 1945 में तो प्लेन क्रैश हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और सबसे एंड में किसने सरेंडर किया था पता है आपको? जापान ने। अब ये सरेंडर नहीं कर रहा था, अब यूएस तो लगा हुआ था। जापान से यूएस की क्या राइवलरी थी पता है? यूएस वॉर में था भी नहीं। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, रशिया उधर से आ गया बचाने के लिए, और उस तरफ से यूके आ गया वॉर में, और यूएस का कोई रोल नहीं था, लेकिन यूएस को आना पड़ा था। यूएस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है पर्ल हार्बर, तो इसका जो पोर्ट है यूएस का पर्ल हार्बर, जापान की आर्मी ने वहां पे हमला कर दिया। अब यूएस का जो है इसकी पॉलिसी शुरू से ही है कि आप हमारा एक मारो हम आपके 10 मारेंगे, तो इनका तो शुरू से इनकी है। तो उस समय जो इनका एडवाइजर था, सिक्योरिटी एडवाइजर जो था, किसिंजर था, और उसने सजेस्ट किया कि अब करना पड़ेगा कुछ। तो इन्होंने फिर एटम बम तो बना ही हुआ था इनके पास, और इन्होंने एटम बम गिरा दिया। और बहुत सोच समझ के जापान की 2 सिटी चूज की गई थी। कौन कौन सी थी? हिरोशिमा और नागासाकी। कब गिराया था? देखो 18 अगस्त को इनका प्लेन क्रैश हुआ था, उससे पहले बम गिरा दिया गया था। कब बताओ? 9 अगस्त, ठीक है, 8 और 9 अगस्त ये डेट रखी गई थी। 8 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया था। और हिरोशिमा और नागासाकी ही क्यों चूज हुए थे? कोई और भी तो हो सकती थी सिटी, इनके तो और भी बड़े आइलैंड थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी इसलिए क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर था, मतलब यहाँ से ही इनकी जो इकोनॉमी चलती थी वो इसी 2 पोर्ट से चलती थी, हिरोशिमा और नागासाकी से। और इन्होंने सोच समझ के वहां पे हमला किया कि इन 2 सिटी को खत्म कर दो, जापान की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन जापानीज लोगों में एक खासियत है, मतलब इनकी क्वालिटी है। जापानीज लोग जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के 10 साल बाद ही नया हिरोशिमा नई नागासाकी खड़ी कर दी। यानी कि आज भी जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट के बाद भी तेजी से उभरा और 10 सालों में ही कंपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जापानीज लोगों में है ये खासियत कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और कुछ भी उनके साथ होता है ना वे बस टैकल कर लेते हैं। तो 2 सिटी जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर थे वो खत्म होने के बाद भी उन्होंने दोबारा जापान खड़ा कर लिया। तो ये थी कहानी बम गिराने की और इनके लुप्त होने की। और आज तक भी बॉडी नहीं मिली है, पता नहीं चला है कि उस प्लेन में थे भी या नहीं, बस लेकिन वो खबर आई थी, और उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो नहीं रहे। फिर भारत में क्या चल रहा है, ये तो हुई बाहर की बात। भारत में क्या चल रहा था 1946 में, ये 1945 में जो है, अक्टूबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, क्योंकि जापान ने भी सरेंडर कर दिया, जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया, और ये खत्म हो गया। अब यूके जो है, यूके को बहुत सारा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं जो जीतते हैं उनका नुकसान नहीं होता, वॉर में जो जीतते हैं उनका भी उतना ही रिसोर्स लगता है जितना ना जीतने वाले का। तो यूके जो है इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई। यहाँ पर प्रधानमंत्री बना ये क्लीमेंट एटली, ठीक है। अब क्लीमेंट एटली जो है ये बिलोंग करता था लेबर पार्टी से, और लेबर पार्टी जो है ये भारत के समर्थन में थी, ये भारत को आजादी दिलाने के भी समर्थन में थी। लेबर पार्टी आ गई। इन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने 3 मंत्री भेजे थे। 3 मंत्री, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मंत्री इन्होंने भेजे थे। ये कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट जो है, वैसे हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे अब जब रिवाइज करेंगे एक बार, तो कैबिनेट जो है कुछ कम जो मिनिस्टर होते हैं, 6 से 15, कुछ ऐसे 15 और 10 जो मेन मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज होते हैं और जिन पे बहुत इंपॉर्टेंट जो उनको दिए गए होते हैं कार्यभार, तो उन्हें हम कैबिनेट कहते हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और ये कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मंत्री भी है। सेम ऐसे ही जो होम मिनिस्टर साहब हैं हमारे अमित शाह, तो ये कैबिनेट मंत्री भी है और होम मिनिस्टर भी है। तो ये जो क्लोज सर्कल होता है प्रधानमंत्री के पास, 15 से 6 या 10 मिनिस्टर, उससे ज्यादा नहीं होते, इसे हम कहते हैं कैबिनेट।
तो ये 3 कैबिनेट मंत्री जो है हमारे यहाँ भारत आए। अब ये क्यों आ रहे थे, क्या कारण था? इनका जो उद्देश्य था तो वो था भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करने का, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी पावर अब ये हमें ट्रांसफर करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुझाव ये देने के लिए भारत आ रहे थे। और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो 24 मार्च 1946, और अगर ये पूछेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो 1946। अगर ऑप्शन में सिर्फ ईयर लिखे हुए हो तो 1946 पे लगा देना। अब अगस्त 16 को 1946 को कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, ये रद्द कर दिया पूरी तरह से कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। कैबिनेट मिशन में क्लीमेंट एटली जो यहाँ का प्रधानमंत्री था उसने कहा कि कोई 2 नेशन नहीं बनेंगे, स्टेट जो है वो A, B, C प्रोविंसीज में डिवाइड होंगे, और इन्होंने इसमें अलग अलग प्रोविंसीज रखी थी जो कि पूछा नहीं जाता है तो इसलिए नहीं इसमें डीप में जाना। तो 3 प्रोविंसी बनाई थी, और पाकिस्तान का जो रिजोल्यूशन जो भी पास हुआ था उसको मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया कि हम नहीं बना रहे पाकिस्तान। लेकिन इससे जो है मुस्लिम लीग गुस्से में आ गई, और 1946 16 अगस्त से ही यहाँ पर दंगे शुरू हो गए। यहाँ हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में, कोलकाता में, और कुछ पार्ट जो है बहुत ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड रहे इन दंगों से। और उसके बाद अंतरिम गवर्नमेंट जो है वेवेल ने बनाई। वेवेल यहाँ पर आए और उन्होंने 2 सितंबर 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने खूब शांति करने की कोशिश की कि अंतरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं, उसमें बोथ कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से सभी को रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग में जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, अब इसे ध्यान से समझना, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया मुस्लिम लीग से लियाकत अली को। तो ये जो लियाकत अली था इसने क्या किया, बाकी के जो मिनिस्टर हैं उनके काम में दखल देना शुरू कर दिया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है किसकी, कि बजट तो वही प्रस्तुत कर पाएगा, पैसे तो उसी के हाथ में रहेंगे। तो मतलब जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो उस पर्सन के हाथ में। अब जिस पर्सन के हाथ में पैसा होता है ना, आप किसी के घर की भी बात ले लो, किसी के घर में अगर पैसा, जिस बंदे के हाथ में पैसा है वो कमाने वाला, उसकी सबको सुननी पड़ती है, और उससे फिर मतभेद भी होंगे, है ना। तो ये चीज हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको तंग करना शुरू कर दिया था बाकी कांग्रेस के जो वो रहे मंत्री, और उन्होंने 9 के करीब जो मंत्री थे उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो ये रहेंगे मुस्लिम लीग वाले इसमें, या फिर हम रहेंगे, क्योंकि मतभेद इनके। और ये गुस्सा किस बात से था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना। अब स्वतंत्रता और विभाजन दोनों, फिर माउंटबेटन आते हैं और ये बन गए हमारे यहाँ के वायसराय। ये सब चल ही रहा था, और कांग्रेस जो है, ये जो अंतरिम गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फेल रही। अंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है कि जनरल इलेक्शन होने से पहले देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बनती है उसे अंतरिम गवर्नमेंट कह देते हैं, थोड़े पीरियड के लिए, है ना, थोड़े टाइम पीरियड के लिए। जैसे अंतरिम बजट होता है ना। जैसे कि अब हमारे 2024 में इलेक्शन है, तो अगर 2024 के इलेक्शन आने वाले टाइम में होते तो गवर्नमेंट अंतरिम बजट लेकर आती। अब पता नहीं बजट पूरे साल के लिए आएगा, लेकिन जब गवर्नमेंट का शॉर्ट पीरियड होगा ना, जैसे अभी गवर्नमेंट का पता नहीं अगले इलेक्शन में ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे फॉर इंस्टेंस, तो इनको अंतरिम बजट लेकर आना है इस समय। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। तो अंतरिम बजट मतलब थोड़े पीरियड के लिए, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते। तो अंतरिम गवर्नमेंट भी ऐसी होती है, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते उस टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के पर्सन थे। और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से बनाया था, उसकी वजह से क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गए, और वो जो है गवर्नमेंट फेल हो गई, चल नहीं पाई। अब माउंटबेटन वायसराय बन के भारत आए, और इन्होंने जो है, अब इनके हाथ में भी यही था, किया हुआ तो इन्हीं का ही था, जो विभाजन था सब कुछ यही करके गए हैं। तो 3 जून 1947 को इन्होंने प्रस्तुत किया, विभाजन के साथ स्वतंत्रता के, इंडिपेंडेंस मिलेगी और लेकिन विभाजन होगा, यानी कि भारत विभाजन, पाकिस्तान बनेगा। अब इन्होंने अधिनियम पास करवाया जिसे हम इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, 5 जुलाई 1947 को। और इस एक्ट के थ्रू इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है बंगाल और पंजाब में, वहां पर वो होगा, उसे कहते हैं जनमत संग्रह, प्लीबिसाइट, जनमत संग्रह, कि वहां की पॉपुलेशन पाकिस्तान में मिलना चाहती है, नहीं मिलना चाहती है, या बंगाल की पॉपुलेशन। तो बंगाल ने भी फेवर में वोट दे दिया और उन्होंने भी फेवर में वोट दे दिया, और इस तरह से
दो पाकिस्तान बने, मतलब दो दो बने, विभाजन दो तरफ हुआ। अब उस चीज को समझना कहाँ कहाँ हुआ वो तुमको पता ही है। लेट्स से दिस, और ये वाला बांग्लादेश उनके पास गया, ठीक है, और ये वाला एरिया इनके पास गया, ठीक है, ये अपना इंडिया है ना। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंसी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंसी जो है ये भी इनके पास गया, जिसे ये कहते थे क्या, उस समय क्या कहते थे, वेस्ट पाकिस्तान, और इसे ये कहते थे बांग्लादेश जो प्रेजेंट में है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और ये डेट भी यहीं पर लिख लेना, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन पे हमला करके बांग्लादेश को, इसको ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा दिया था, ठीक है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे और उनके डेवलपमेंट पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो पार्टीशन प्लान हो गया, ये इन्होंने बना दिया कि ये पूरी प्रोविंसी इनको दे रहे हैं और ये वाला एरिया भी इन्हीं को दे रहे हैं, और इस तरह से जो है भारत का विभाजन हो गया। लेकिन ये भारत का विभाजन बहुत इजीली नहीं हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा जो है सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और 1% भी, जो मूवी वगैरह आती है इनमें 1% भी नहीं दिखाया है जो उस समय हुआ था, ठीक है। तो फिर लागू होने की तारीख रखी थी 15 अगस्त 1947, और पाकिस्तान में ये पहले ही लागू हो गया था दंगों की वजह से, तो वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त को मनाते हैं। मिडनाइट हुआ था, मिडनाइट था, तो मिडनाइट में इन्होंने अपने को डिक्लेयर कर दिया तो 14 अगस्त को ही, और हमारे यहाँ 15 अगस्त को। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो जो पाकिस्तान है वहां का गवर्नर जनरल जो था वो बना यही मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो गवर्नर जनरल है, भारतीयों ने ये कहा कि माउंटबेटन को ही हम अपना गवर्नर जनरल बनाएंगे, ठीक है। माउंटबेटन जो वायसराय थे उन्हीं को भारत में पहला स्वतंत्र, और ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो कभी भी क्वेश्चन आए तो माउंटबेटन ही बने थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही भारतीयों ने ये कहा था कि हम इनको ही अपना गवर्नर जनरल बना रहे हैं, जब तक कि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते। फिर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन कब हुए, 1951 में। 1951 में पहले जनरल इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे, प्रधानमंत्री चुने गए जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको 3 जो प्रधानमंत्री हैं सक्सेसिव, उनके नाम पता होने चाहिए। तो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि इनकी मृत्यु आपको पता ही है कि बहुत रहस्यमय तरीके में और 1966 में हुई थी, तो 1966 ताशकंद में इनकी मृत्यु के बाद जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि उस समय कंट्री में बहुत अनस्टेबिलिटी थी और इलेक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अपना हमारे जो प्रधानमंत्री है, किसी देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी झटका भारत को देखना पड़ा। और इसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है, और राष्ट्रपति कौन बना है प्रथम महिला, हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 2009 के करीब में रही है राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं प्रथम राष्ट्रपति, ये तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति। और अब कौन है द्वितीय महिला राष्ट्रपति, अब कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें याद रखना, ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हैप्पी फॉर गर्व खत्म हो रहा है, ठीक है।